थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से पुनः आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे। जिस भी भाई की कोई शेयरिंग है, कोई एक्सपीरियंस है, जरूर शेयर करें। उससे बाकी लोगों के लिए भी अच्छा रहता है। एक एक्सपीरियंस से बहुत लोगों का भला होता है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं। और दोस्तों, आप सबसे आशा करता हूं अपना कैमरा जरूर ऑन करें। जो बंदा कैमरा फेस करता है ना, वो जिंदगी के हर चीज फेस कर सकता है। आप अपने आप को क्यों छुपा के रखा हुआ है अपने आप? बार बार यही अपील की जाती है, अपना कैमरा ऑन करें। क्योंकि स्पीकर जिससे बात करता है, फेस टू फेस हो, वन ऑन वन हो, तो उसको भी अच्छा लगता है। और स्पीकर वो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो अचीवर होते हैं। दोस्तों, एफपीआरटी इस श्रृंखला में हमेशा नए नए स्पीकर्स, नए नए अचीवर लाती रहती है। मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अपने प्रधान राजेश चेतन जी का, अतुल भाई का, अजय त्यागी जी, राजेश राठौर जी। इन निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं कि समाज को जो चीज हम देते हैं ना, वही लौट के आती है। आज आप देख सकते हैं जिस तरीके से अतुल भाई इसके लिए काम करते हैं, और अतुल भाई का काम भी कितना अच्छा है। वो खुद ब खुद परमात्मा भी वो चीजें उनको देता है जो हम सोसाइटी में देते हैं। आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इससे जोड़ो, ताकि इस प्रोफेशन का नाम और समाज के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमेशा बेहतर से बेहतर होता रहे। दोस्तों, जो भी भाई शेयरिंग करना चाहता है। हाँ, सुबोध पंडित जी, आप तालियां बजा रहे हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए ना आप कुछ। सर नमस्ते, सबको हार्दिक स्वागत है नमस्ते। सर। स्वागत। मैं कुछ शेयरिंग करना चाहता हूं सर। हाँ, करिए ना। लास्ट वीक का एक बहुत अच्छा शेयरिंग है, जी। जिसे पावर ऑफ नॉलेज, इसमें मैं जो समझा हूं। मतलब एक साल पहले मैंने एक उनके दोस्त को इंश्योरेंस समझाया। मुझे करीब 2 घंटा लगा उनको पूरा कैनवास करने में। लेकिन उसका प्रतिफल क्या हुआ, उनके एक दोस्त 45 एज के, आज तक वो इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते थे और आज तक कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है। मैंने उनको बोला, उनको जो हमारे दोस्त क्लाइंट थे उनको बोला कि आप हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं थोड़ा उनको रेफर कीजिए या उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। तो बोले कि पंडित जी मैं तैयार करके आपको बुलाता हूँ। एंड रियली फ्रेंड्स, लास्ट वीक ही टुक मी। मुझे बोला कि सर इनका पेपर का काम कर दीजिए, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। सो दैट इज ए पावर ऑफ एजुकेटिंग टू द, मतलब क्लाइंट को अगर हम एजुकेट कर दिए। ये पहली बार मेरे लाइफ में हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, और सारा चीज जो है ऑटोमेटिक जो है पॉलिसी 66,000 रुपीज एनुअली का हुआ है सर। सो इट बहुत इज ही ए, बहुत ही थैंक यू, दिस ग्रेट इज। ग्रेट। नहीं, करना तो पड़ा आपको, तरीका बदलना पड़ा, करना तो पड़ा आपको। किया तो है ना, आपने दूसरे को समझाया, उन्होंने समझा, हुआ तो है। सुनील मान, आप अपने ना इसका नाम ठीक कर लो यार, वन प्लस नोड आता है इसका नाम। सर ये आज अपडेट हुआ है तो अभी मीटिंग का टाइम था इसलिए लॉग इन नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा। और जी जी। संजय जी, आपने ये फोटो लगाया हुआ है, आप वीडियो ऑन करें प्लीज। हाँ संजय जी, अच्छा लगता है यार ऐसे आप लोग आते हो तो। सुनील आप जी, लोगों एक के बात हंसते। मैं भी कहना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ, बोलिए ना सर, बोलिए। विकास जी, वेलकम है नमस्कार सर। दोस्त। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मैं 11 दिसंबर को एक आईटीओ पे सेमिनार करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। कब करने जा रहे हैं बेंगलोर सर? से आ रहे हैं केसी लोकेश, नहीं नहीं, जो आप कब? आईआरडीए के मेंबर हैं। हाँ, कब करने जा रहे हैं सर ये? 11 दिसंबर। हाँ, तो आप इसका जो भी मैसेज होगा ना ग्रुप में दे देना, हम इसको सर्कुलेट कर देंगे सर। राजेश राठौर जी को दे दिया है। हाँ, कोई बात नहीं, और आप वो अपना 1 मिनट का वीडियो भी बना के दे देना, ये किस संदर्भ में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या पर्पज है ठीक इसका। तो फिर वो ठीक अच्छा रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है हाँ, सर, ठीक, ग्रेट ग्रेट। ओके। और कोई भाई? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये अब अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। सर मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ। अरे मालिक मालिक, बहुत भाई बढ़िया। हर फ्राइडे को। आप सबसे पहले आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, हमेशा सबसे पहले आते हैं। ग्रेट सर। विनोद गोयल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहले तो कैमरा ठीक करे यार, आपकी शक्ल ही नहीं दिखाई दे रही हमें।
कैमरा ठीक है, चलो नमस्कार जी। तो आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एफपीआरटी से जुड़कर वाकई में मैं जो लाभान्वित हो रहा हूँ, शायद कहीं और नहीं हो पाता। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं लोगों को, जैसे पहले भाई साहब ने कहा कि एजुकेट करना जरूरी है, मैं भी अपने हिसाब से बहुत एजुकेट करता हूँ, उसके फल मिलते हैं। पीछे एक लेडी थी जिनका डिवोर्स हो गया था, तो उनके पास फंड्स थे कि क्या करना चाहिए, मेरे लिए पास एडवाइस के लिए आए। तो मैंने उनके हिसाब से बहुत अच्छी चीज एडवाइस की, कुछ फिक्स डिपॉजिट में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ उनको जीवन शांति के बारे में बताया। अभी उनकी एज 40 है, तो उनको मैंने काफी दिन पहले बताया था, परंतु उनको लगा कि ये वो बैंक में गई तो वहां पर कैनरा बैंक वालों ने उनको कुछ और पॉलिसीज वगैरह जैसे लपेट दी, मेरे को दिखाई। मैंने कही तो यूजफुल है ही नहीं आपके लिए, जो आप तो वैसे भी अभी इनकम नहीं है, और आपको उन्होंने 2 लाख रुपए साल की दे दी, उनको समझ ही नहीं आती क्या करें। खैर नहीं, अब फिर उनको जीवन शांति का बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने आके अभी 11 लाख रुपए मुझे जीवन शांति में दिया, और आगे भी और करेंगी। क्या लगे ये मेरे लिए बेस्ट है आगे की जिंदगी के लिए। तो जीवन शांति इज द बेस्ट प्लान फॉर दोस पीपल। दिस इज माय एक्सपीरियंस। बहुत थैंक यू वेरी मच। अनिल मिश्रा जी इंदौर से। अनिल मिश्रा जी, हाँ जी, आप अपना माइक ऑन करें प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जी अभी जी, सर पिछले महीने तो थोड़ा अच्छा हो गया था, करीब 20 लाख प्रीमियम आई थी, तो अब टीओटी के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। बहुत दो बढ़िया। ढाई हाँ, बाकी है। तो अभी कैसे ये किया हफ्ते आप, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताया करो सर। 20 लाख 1 करोड़ तो हम अतुल जैन जी से हमेशा सुनते रहते हैं, हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए सर। क्या क्या हाँ हाँ। क्या बोला आपने, 20 लाख ले आए? नहीं सर, यही उमंग ही समझाया गया है कि इसके अंदर क्या है कि तो आपको गारंटी से जो प्लान के फीचर्स हैं वो सब बताया गया। नो डाउट उनके पीछे लगा रहना पड़ा, हम 2 साल से लगे थे, तो इसलिए आया। मैंने 5-5 लाख प्रीमियम करके उनके फैमिली में बांट दिया है, तो इससे 4 लोगों में आ गया था मेरा। क्या क्या बोला था तो सर अभी उन्होंने? ये हफ्ते देखो हम तो कैमरा भी ऑन नहीं करा जी। सकते यहाँ से बैठ के, और आपने 20 लाख ले लिया। नहीं सर, उसके लिए 2-3 साल से लगे रहे हम उनके साथ। उनको बार बार हम समझाते रहे कि देखिए बिजनेस आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं, कभी भी आजकल बिजनेस सीधा सीधा आउट हो जाते हैं। दूसरा, घर में एक ही बच्चा है, और अभी क्या कि लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत हो गई है, तो बहुत 4 मकान आपने ले लिए, लेकिन कोई संभाल नहीं सकता। ये स्थिति है, मेरे ही खुद 2-3 मकान है, तो कोई बच्चे लोग किराए भी लेने नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में इसको आप एक प्रॉपर्टी की तरह समझे कि एक आप 50 लाख का एक फ्लैट ले लिए 2 बेडरूम का, जो ई प्रॉपर्टी करके समझाते हैं, तो बहुत उसके अंदर न नगर निगम का झंझट, न किसी गुंडे का कब्जा करने का झंझट, न किराएदार ढूंढने का झंझट। तो इन सब चीजों की शांति के लिए आप बैठे बैठे आपको मिलेगा, और कभी भी फ्लैट बेच दीजिए, अपनी सरेंडर वैल्यू ले लीजिए। तो उस बात को उनको अच्छा लगा था। और सब सब घरों में एक बच्चे हैं, मकान 3 है, और चौथे मकान लेने से मतलब नहीं है, हमारी ये जीवन उमंग पॉलिसी ने। तो इस तरह से बात हो रही थी, और उनको ये भी लगा कि हमारे बुढ़ापे में एक अच्छी राशि मिल रही है। तो इस तरह से मतलब 5-5 लाख रुपए के हिसाब से मिला था, अलग अलग मिला था, एक ही में 20 लाख नहीं आया था। बहुत बढ़िया। वो आया तो 20 लाख ना सर, एक ही फैमिली से। हाँ, लेकिन अभी बहुत, भी टीओटी में घटा हुआ है सर, 2-2.5 लाख रुपए, नहीं ढाई नहीं, हो लाख जाएगा, तक। अभी तो हमारे पास 2 महीने हैं, आप कर सकते हैं। जी। देखिए नवीन दुबे सर। जी, बहुत दिनों के बाद आए हो, धन्यवाद अनिल मिश्रा जी। नवीन दुबे जी, हेलो। आप मोटे हो गए हैं भाई साहब पहले से? एफपीआरटी में नहीं आ गई, ये सब कुछ हो रहा है क्या? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। सबको बहुत बहुत नमस्कार। कौशिक को बुला। हाँ, और काम इस बार उतना स्पीड से नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल एमडीआरटी इस साल की कंप्लीट हो गई है, आगे देखते हैं, दूसरी एमडीआरटी करने के लिए लगे हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू अब सो मच मैं भैया। ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के स्पीकर को इनवाइट करेंगे, और मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। अतुल भाई हमारे एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमेशा एफपीआरटी के भले के लिए पहले सोचते हैं, बाद में कोई और काम सोचते हैं। उनको इंडिया से बाहर जाना है अभी, अगले हफ्ते। वो पहले से ही स्पीकर तैयार करके जाएंगे ताकि यहाँ का काम स्मूथ हो। वो इंडिया से बाहर जाते हैं तो भी एफपीआरटी की चिंता करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अतुल भाई के लिए। अतुल भाई, आप आज के स्पीकर को आज आमंत्रित करें, उनका इंट्रोडक्शन दें। वेलकम अतुल भाई।
थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एफपीआरटी सब हम सब दोस्तों की है, और हम सब एलआईसी के प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों की है ये एफपीआरटी। कोई अतुल जैन या सुनील डैंग या राजेश चेतन सर की, हम लोगों की नहीं है, ये सभी एडवाइजर फ्रेंड्स की है। और ये कोशिश की जाती है कि क्या जब भी कोई चीज अच्छी होती है तो एक आइडिया, यदि किसी के पास दो लोग हैं उनके पास एक एक आइडिया है, यदि अपने शेयर करते हैं तो दोनों के पास दो दो हो जाते हैं। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चलते हैं कि भाई यदि जो भी परफॉर्मर एडवाइजर्स आएंगे, हमारी ये कोशिश ज्यादातर ये रहती है कि हम एडवाइजर्स को लेके आए या परफॉर्मर्स को लेके आए। मेरी ये कोशिश रहती है, क्योंकि परफॉर्मर एडवाइजर जो होते हैं वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और उससे क्या होता है कि उन्होंने जो जो ऑब्जेक्शंस हैंडल की होती है वो बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी उस तरीके की ऑब्जेक्शन किसी जिस एडवाइजर ने सुना हो कि भाई इस तरीके से इस एडवाइजर ने इस तरीके से टेकअप करा था इस कॉल को, तो वो फिर हेल्प हो जाती है। और हमें तो मुझे तो बहुत हेल्प हुई है। बहुत सारे एफपीआरटी में जितने मैं पिछले 5-6 सालों से जब से हम एफपीआरटी चला रहे हैं, लोगों की शेयरिंग जो होती है वो बहुत हेल्प करती है। अब आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। और आज के स्पीकर जो है हमारे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ही इज अ डायनेमिक पर्सन। शैलेश जोशी सर हैं, और मोर देन 4 डेकेड्स से वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। 42-43 साल उनको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात, मैंने ना बहुत सारे लोगों को इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों को सिंगल पॉलिसी में टीओटी करते हुए, 2 पॉलिसीज में टीओटी करते हुए देखा अपने करियर के अंदर। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि वो 1-2 बार तो हो जाता है, उसके बाद तो फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। लेकिन जो शैलेश भाई की कंसिस्टेंसी है वो कंटिन्यू है। वो रेगुलर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी नवंबर की जो लिस्ट आई है, नवंबर की जो एमडीआरटी लिस्ट आई है, उसके अंदर वो ऑल इंडिया में 69 रैंक पे हैं। और करीब करीब उनकी ऑलमोस्ट 8 एमडीआरटीज कंप्लीट हो चुकी है। उस लिस्ट के हिसाब से जो लिस्ट में आया है, अप्रोक्सीमेटली 8 एमडीआरटी उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे अभी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है और बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि शैलेश भाई, क्योंकि सबके बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि शैलेश भाई की डबल टीओटी हो, और 1.5 महीने में जो उनकी 3, 3.5, 4 एमडीआरटीज बची हुई हैं वो पूरी हो। सब लोग उनके लिए बेस्ट विशेष करिए। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शैलेश भाई को डायरेक्ट इनवाइट कर रहा हूँ, और वो आज आगे फिर अपना सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू शैलेश भाई। थैंक यू। सभी लोग वेलकम करेंगे चैट बॉक्स में प्लीज। थैंक यू वेरी मच। शैलेश भाई, आपने तो अपना लुक चेंज कर लिया। हाँ क्या चेंज जरूरी है ना। हाँ, चेंज इज ऑलवेज। है ना, अपने सामने एक ही रोड रहेगा सालों से तो दिखने की मजा नहीं आएगी, तो है ना, रोड में कुछ चेंज आएगा तो मजा आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ग्रेट मॉर्निंग। अच्छा, अभी ग्रेट और गुड क्या फर्क है? तो मैं बोलता हूँ मारुति कार इज अ गुड कार एंड मर्सिडीज कार इज अ ग्रेट कार। तो गुड जो है ना, तो गुड इज अ एनिमी ऑफ ग्रेट। तो गुड इज नॉट गुड टू इनफ दोस्तों। तो सबसे जुड़ना भाग्य की बात है, अतुल जी से जुड़ना सौभाग्य की बात है। सबको मेरा नमस्कार, अतुल जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बिकॉज आज अतुल जी ने मुझे पावर ऑफ एलआईसी एजेंसी जो है ना उसको शेयरिंग करने का मौका दिया दोस्तों। तो मेरा नाम शैलेश जोशी है और मैं लास्ट 42 ईयर से इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मैंने 24 टाइम एमडीआरटी किया है, 7 टाइम टीओटी किया है, कॉर्पोरेट क्लब और जैसे सीएम क्लब, बीएम क्लब वो सब हासिल किया हुआ है। और मेरा नाम ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 में भी रहा है। दोस्तों, मेरा जन्म गुजरात के एक छोटे से अंबाजी के पास एक गांव में हुआ है था, और मैं एसएससी के बाद है ना मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आया था। लेकिन जब मैं मुंबई आया ना तो मुझे महसूस हुआ कि भाई स्टडी से ज़्यादा मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो मैं एक जगह पे सैलरी मैंने जॉब चालू किया जिसकी सैलरी थी लगभग 450 रुपया। तो 6 महीने तक तो मैंने जॉब किया, लेकिन 6 महीने में पता चला यार इससे कुछ होएगा नहीं। तो फिर मैंने एलआईसी की एजेंसी ली, और एलआईसी की जो संस्था है, एलआईसी की जो एजेंसी ली, उसमें एलआईसी जो संस्था है
उसकी ताकत बहुत है, वो पहले दिन से मुझे पता चला। तो मैं मेरे गुरु डेवलपमेंट ऑफिसर जो पहले थे श्री SK जोशी और अभी निमेश मेहता, उनको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे LIC की एजेंसी दी। दोस्तों, मैंने LIC एजेंसी ली क्यों? तो जब भी मैं स्टार्टिंग में था, जब भी 450 पगार था ना, तभी मैं एक मेरे क्लाइंट थे, तो वो पंचाल करके थे, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो जब भी उनको एक छोटा बच्चा था 1.5 साल का, और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, राइट। अभी उस जमाने में कन्वर्टेबल होल लाइफ पॉलिसी करके पॉलिसी चलती थी, तो जिसका प्रीमियम खाली 683 रुपीज था, 5 लाख की पॉलिसी, तो उन्होंने ली थी। तो उनका जो क्लेम का काम है ना, मैंने किया। अभी जैसे वो क्लेम सेटल हुआ, ये सब हुआ ना, तो बहुत अच्छा लगा, और पूरी पंचाल फैमिली ने मुझे बुलाया और फेलिसिटेट किया कि भाई इन्होंने एक काम करके दिया क्लेम देके, तो मुझे खुशी हुई। और तभी मैं रियलाइज हुआ, यार ये तो बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि इसमें तो लोगों की हेल्प भी होगी और अपना इंडिया जो कंट्री है उसका ग्रोथ भी होगा, क्योंकि लोग इंश्योरेंस लेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री का ग्रोथ भी बढ़ेगा, राइट। और उस टाइम पे मुझे LIC की स्ट्रेंथ की भी पता चली। और दूसरी क्या, LIC की स्ट्रेंथ ऐसा पता चला कि भाई मेरी सैलरी 450 उस टाइम पे थी, और अभी मेरा फॉर्म नंबर 16 1.80 करोड़ का है। तो ये LIC की ताकत है। तो स्टार्टिंग में जब ये एजेंसी ली ना, तो स्टार्टिंग में तो नो ही सुनने का आ गया, राइट। जितने भी मैक्सिमम नो बनते ही गया, समझो कि सब लोग ना ही ना बोलते थे। तो ये जो मेरे मन में जो आता था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ध्यान में रख के भी उस टाइम पे मुझे क्वेश्चंस आता था, तभी मैं खुद को सवाल करता था, और ये सवाल मेरे विचारों को और मेरे लक्ष्य को एकदम स्पष्ट कर देता था कि भाई मुझ में नई एनर्जी का जो सवाल है ना, वो संचार करता था। तो वो सवाल कौन से थे? भाई मैं LIC के बिजनेस में हूँ तो क्यों हूँ? मैं LIC के बिजनेस को प्यार करता हूँ क्या मेरे पास कोई ऐसा लक्ष्य है जो लक्ष्य मुझे और दूसरे को प्रेरित करे? क्या मैं रोज 5 नए लोगों को मिलता हूं? क्या मेरे इंश्योरेंस बिजनेस के संबंधित कुछ रीड करता हूं? वही जिन लोग मुझे ना बोलते हैं उनके भरोसे मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। क्या मेरी लाइफ में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोग जो ना बोलते हैं और मेरी फैमिली के जिनके लिए मुझे सक्सेस चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चंस आते थे। अगर फिर बाद में मुझे डिसाइड किया कि भाई अगर पैसा बनाने का है ना, तो क्या करेंगे, अपन काम करेंगे तो कंपनी बनेगी, लेकिन अगर समझो कि मैं लोगों की जिंदगी बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो मैं पूरा एम्पायर बनाऊंगा। ये अभी मुझे चीज महसूस हो रही है। तो किसी इंसान का ना बोलने की औकात अपने एक छोटे से बाल के टुकड़े के जैसा है, तो उस इंसान के ऊपर ज्यादा अपने को इज्जत और उसके ऊपर पीछे पड़े रहने की जरूरत नहीं रहती है। तो समझो कि आज मैंने स्टार्टिंग से, समझो कि जैसे मुरली मेहता थे, फिर संतोष नायर थे, और जैसे उन सब लोग की ट्रेनिंग ली, गोपीनाथ सर है, फिर राजेश टैगोर सर है, काजिम सर से। तो आज काजिम सर का मैं कंटिन्यूस कॉर्पोरेट कोर्स करता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि हर एक को ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है लेना। अभी मेरी जर्नी की कुछ हाईलाइट्स है, वो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक टाइम बता देता हूँ कि जैसे जनवरी 2017 में मैंने करीबन 68 लैक्स का वो किया था, जिसका मंथली प्रीमियम लगभग 48 लैक्स के पास था। फिर बाद में मई 17 में लगभग 21.70 करोड़ का काम किया, जिसका मंथली प्रीमियम 15 लाख था। फिर अगस्त 19 में काम किया, जिसका लगभग 12 करोड़ की पॉलिसी थी, जिसका प्रीमियम हाफ ईयरली 55 लैक्स था। फिर जनवरी 21 में 38 करोड़ का किया, जिसका मंथली प्रीमियम 29 लैक्स था। फिर अक्टूबर 21 में कुछ 10 करोड़ का किया, तो जिसका प्रीमियम 70 लैक्स था। इसी तरह अभी दिसंबर में भी एक पॉलिसी क्लोज किया 10 करोड़ का, जिसका प्रीमियम 8 लैक्स मंथली था। अभी ये सब किया तो कैसे किया? तो मैं ज्यादा करके मेरा जो एक सिस्टम्स रहता है कि जो एग्जैक्टली आपके पास जो FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो पैसों को आपको कन्वर्ट करना है। तो किस वे से कन्वर्ट करना है कि भाई आपने बोला कि भाई मेरे पास 10 करोड़ की FD है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ कि भाई आपको ईयरली 1 करोड़ देना है। जैसे आप 1 करोड़ पहला ही देते हैं, तो आपका पहले डे 1 से ही 20 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्योंकि इंश्योरेंस कवर होता है। और जब पहले के टाइम पे तो जो बिफोर मार्च तो टैक्स फ्री अमाउंट था, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि टैक्स फ्री अमाउंट आपको जो आएगी वो 20 करोड़ रुपीज जो आएगी वो टोटली टैक्स फ्री आएगी। और अभी आपकी FD बन रही है, तो वो जो आगे बनेगी वो 20 करोड़ टैक्सेबल बनेगी। तो इस वे से समझो कि कैनवास करके और बड़े बड़े प्रीमियम आते थे। तो मैंने LIC एजेंसी को एक चंदन का बगीचा समझा। तो जैसे आपने शायद सुना भी होगा कि चंदन का बगीचा मीन्स एक 2 मिनट की 1 मिनट की स्टोरी है
कि भाई एक राजा था, शिकार करने को जा रहा था, तो जंगल से पास हो रहा था, तो वहां पे उसने कुछ जंगली मिस जानवर ने, एनिमल्स ने घेर लिया, तो उसने बोला कि भाई बचाओ बचाओ, तो एक यंग लड़का आ गया उसको बचाने के लिए। तो राजा खुश हो गया, उसको जान बचा ली। तो उसने बोला तू क्या कर रहा है? बोलता है कि मैं तो ये जंगल की लकड़ियां काटता हूँ, फिर उसको जलाता हूँ और कोयला बना के बेच डालता हूँ। तो तू बोलता है ऐसा मत कर, मैं तुझे चंदन का बगीचा दे रहा हूँ, उसमें 1000 ट्री है चंदन का, तो तू उसको संभालना। तो ठीक है, लड़के ने को वो बगीचा पूरा दे दिया। 10 साल के बाद फिर राजा वापस आया और देखा तो चलो भाई लड़के की हालचाल पूछ रहे, तो लड़का तो वही कंडीशन में था। तो आप बोलोगे वो लड़के ने क्या किया? तो वो लड़के ने चंदन की लकड़ी को भी सामान्य साधारण लकड़ी समझा और उसको काटा, जलाया और कोयला बना के बेच दिया। तो अपनी LIC एजेंसी को तुम किस वे से देखते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई एकदम साधारण देख रहे हो तो आपका समझो कि MDRT या तो सिंपल जो भी वो काम होगा, लेकिन उसको चंदन की तरह देखोगे ना और उसके ऊपर ध्यान रखोगे ना, तो आप TOT भी बन सकोगे और मल्टी TOT भी बन सकेंगे। तो इसमें मैंने जैसे स्टार्टिंग से ही पता चला कि अगर मैं एक कस्टमर बनाता हूं तो वो मुझे 3 वैल्यू देता है। एक पॉलिसी वैल्यू होती है, एक कस्टमर वैल्यू होती है और एक रिलेशनशिप वैल्यू होती है दोस्तों। तो जैसे पॉलिसी वैल्यू, अभी कोई भी कस्टमर मेरे पास आता है, मैंने इंश्योरेंस ले लिया, फॉर एग्जांपल 10 लाख की ली पॉलिसी, तो मैं मिनिमम समझो कि कमीशन मुझे 10,000 बनता है। तो पहला पॉलिसी वैल्यू मेरा कितना बन गया? 10,000। अभी दूसरा आता है कस्टमर वैल्यू। अगर एक कस्टमर को मैं अच्छी तरह से सेटिस्फाई करता हूँ, सर्विसिंग दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो उसके फीचर्स में, अभी मुझे 42 ईयर्स इस लाइन में हो गए, तो मैंने देखा कि एक कस्टमर 3 टाइम पॉलिसी लेता है और तीनों टाइम मैं समझ रहा हूँ चलो मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली तो भी मेरा 30,000 कमीशन बनता है। तो एक कस्टमर की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000। अभी यही कस्टमर के साथ मैं अगर अच्छा रिलेशन मेंटेन करता हूँ और तो वो मुझे कम से कम समझो कि 10 रेफरेंस देता है। रेफरेंस ज्यादा मिलता है लेकिन समझो कि अपने को 10 रेफरेंस ऐसा कि वो रेफरेंस क्लोज होते हैं। तो अगर मैं 10 रेफरेंस लेता हूं तो मेरा 1 लाख कमीशन होता है। तो मेरा किसी को हेलो बोलने की वैल्यू कितना? सीधा 1 लाख रुपया हो जाती है। तो अपने को किसी को हाय हेलो बोलने में कुछ घबराने का ही नहीं है, अपने को सोचना है कि मैंने 1 लाख को हेलो बोला। बल्कि और दूसरा क्या कि जितना अपन मुंह बड़ा खोलेंगे ना, इतना समझो कि बड़ा रुपया आएगा, और मुंह नहीं खोलेंगे तो मट्टी भी नहीं आएगी। तो कस्टमर के आगे हमेशा बड़ी बात ही करना पड़ेगा। दूसरा क्या कि ये जो LIC का प्रोफेशन जो मैंने समझा है ना, वो तलवार की धार की तरह है। तो जैसे तलवार की 2 धार है, दोनों साइड धार रहती है तो पर्सन कटता है, वैसा LIC प्रोफेशन में क्या है, फ्रीडम भी है और इंडिपेंडेंट भी है, दोनों चीज है। तो इसको बरोबर ध्यान रख के अपने को करना होगा। तो कैसे करेंगे भाई? मैंने ये एजेंसी को समझो कि 10 साल ऐसा ले लिया कि जैसे मैं कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, मंडे टू संडे ऐसा पूरा सुबह से निकल जाते हैं और कंप्लीटली काम करते हैं। तो 10 साल वो काम किया ना, उसका रिजल्ट तुमको आगे मिलता है। लेकिन इसके लिए अपने को क्या करना होगा भाई? अपने कोच डेवलपमेंट ऑफिसर है या तो आप जो ट्रेनिंग लेते हो वो है, उनके साथ बहुत कनेक्टेड रखता है। कनेक्टेड में अपने को रहना है। क्यों? क्योंकि अपने जो कोच जो है ना, वो एक रडार की तरह रहता है। अगर समझो आज मैं डबल TOT, सिंगल TOT, 3 टाइम TOT किया तो मैं तो एकदम आकाश में उड़ने लगा। लेकिन वो रडार कौन है? कि मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, वो मुझे कंट्रोल करेंगे, वो वापस नीचे लाएंगे कहाँ अपन इधर उधर हो गए। तो मैं जैसे सुबह में घर से निकलता हूँ तो पहले उनकी डेवलपमेंट ऑफिसर जो निमेश मेहता है उनकी ऑफिस में जाता हूँ, उनको मिलता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे मेरी ऑफिस में जाता हूँ। तो अपने को वो कनेक्शंस रखना बहुत जरूरी है। आप जैसे बस में भी ट्रैवल करोगे ना, तो आपने देखा होगा कि लास्ट सीट पे अपन बैठते हैं ना, तो जब भी खड्डे आते हैं तो बस उछड़ दिया तो अपने को तकलीफ होती है। लेकिन ड्राइवर की पीछे की सीट में बैठेंगे ना तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अपन ड्राइवर के पास है। इसी तरह अपने को कोच के पास रहना है, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास रहना है। और दूसरा, जो भी हम अगर ये LIC का बिजनेस बढ़ाना है तो मैं लाइफ में एक चीज सीख लिया कि अपन कहाँ पे भी जो भी ट्रेनिंग करते हैं, जो भी करते हैं ना, तो 3 टाइप के माइंडसेट रहते हैं। एक रहता है लर्निंग माइंडसेट, तो जिसमें मैं 50% 25% लर्न करता हूँ। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन माइंडसेट कर रहा हूँ तो समझो कि जो भी सीख के आया हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं 50% लर्न करता हूँ। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट गुरु माइंडसेट होता है ना, तो उसमें मैं 100% लर्न करता हूँ। क्योंकि मैं जो सीखता हूँ वो सामने भी समझो कि सिखाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को एजुकेट करना होता हूँ। तो अपना LIC का जो बिजनेस है ना, वो क्या है कि हेल्प और एजुकेट करने का है पीपल को, और उसका अपन जो मिशन बना देना तो 100% अपन LIC बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों।
और दूसरा एक चीज ये पता चला कि भाई अगर अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना है ना, तो 3 चीज है, एक भूख है, पागलपन है और जीत है। ये तीनों चीज अपने बिजनेस में लगा दिया ना, तो कोई अपने को रोक नहीं सकता है। लेकिन उस गुलाम को हम आजाद नहीं कर सकते कि जिसको अपनी जंजीर से प्यार होता है। दोस्तों, तो पृथ्वी तो अपना एक स्टेज है, अभी अपने को एक रोल अदा करना है। तो इस रोल में मैं साइड रोल करूं या तो मेन रोल करूं, वो अपने पे डिपेंड करता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर 750 करोड़ के पॉपुलेशन है। अब ये 750 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें अतुल जी जैसे कितने मुझे मिलेंगे? 7 to 8% मिलेंगे। अब ये 7 से 8 लोग जो मिलते हैं ना, उसको मैं यहाँ पे अपन बैठा के मीटिंग रखते और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो डिट्टो सेम टू सेम दिखेंगे, आप पहचान भी नहीं पाओगे एक दूसरे को भी, ये अतुल जैन करके है। तो इस सातों को अगर अपन क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनका जवाब अलग अलग रहता है। तो हम परमात्मा की वो बनावट है कि एक आंसर भी अपन एक सरीखा नहीं दे सकते। तो अपने में बहुत सारी ताकत है, तो आप जो चाहे ना वो कर सकते हैं, वो मुझे महसूस हो गया है। तो अभी बड़ा चीज रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो मेरा अचीवमेंट छोटा रहेगा ना, तो मेरी एक्शन भी छोटी बन जाती है। मेरी एक्शन छोटी हो जाती है तो मेरे थॉट छोटे हो जाते हैं, और मुझे मेरे थॉट अगर छोटे हैं ना, तो आपका डर जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अपने को हमेशा बड़ा ही देखने का है। तो मैं बोल रहा हूँ तो भाई, बिग इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बिग इज ऑलवेज इकोनॉमिकल। अच्छा, बिग सेल प्रोड्यूस मोर रिजल्ट। अभी बिग में अपनी इनकम भी क्रिएट होती है, अपने ड्रीम भी अच्छे कंप्लीट होते हैं। तो अपने को ये बड़ा क्यों सोचना है, बड़ा सेल क्यों करना है? क्योंकि LIC में तो बहुत बड़ी ताकत है, वो तो अपने को पता है। जैसे अभी इंडिया लगभग 2021-22 से एक ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी के जोन में आ रहा है, बराबर है। तो अभी लास्ट मंथ में अक्टूबर 2023 में GST कलेक्शंस इंडिया का कितना था लास्ट मंथ का? 1,72,000 करोड़ हुआ है, बरोबर है। तो इंश्योरेंस सेल करना बेस्ट टाइम है अभी। देखो, इफ किसी की इनकम, जैसा भी एक यूनिकॉर्न करके भी आ रहा है कि भाई जैसे किसी की इनकम जो है ना 7,600 करोड़ से बढ़ती है, जो बढ़ जाती है, तो उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, राइट। अभी ईयर 2025 तक वर्ल्ड में कितने 250 यूनिकॉर्न होंगे, और इंडिया है ना 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब इन द वर्ल्ड होने वाला है। तो अपने पास बिजनेस का कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोग कमा रहे हैं। तो अभी अल्ट्रा HNI को अगर समझो कि मैं बेचता हूं तो क्या हो जाएगा? अगर समझो मैं कोई भी बड़े क्लाइंट को समझो कि मैं सेल कर रहा हूं, तो क्या होएगा कि मेरा बड़ा सेल होगा, क्योंकि मैं उसको एडिक्वेट इंश्योरेंस दूंगा, उनको जितनी जरूरत है उतना इंश्योरेंस दूंगा। अगर समझो किसी की इनकम समझो कि एकदम नॉर्मल है, समझो 25 लाख 30 लाख, तो उसको तो मैं समझो कि 3-4 करोड़ 10 करोड़ की पॉलिसी नहीं बेच सकूंगा, राइट। तो अगर समझो कि वही चीज अगर किसी की 5 करोड़ की इनकम है, तो मुझे उसको समझो कि 10 करोड़ का इंश्योरेंस सेल करने में इजी हो जाएगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली सेल बढ़ेगा। तो अभी इस चीज के लिए अपने को मिलना किसको है कि जैसे मैं नॉर्मली फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, शॉप ओनर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स होते हैं, फिर डॉक्टर्स रहते हैं, आर्किटेक्ट रहते हैं, फिर जिसको मैंने पॉलिसी 5 साल से बेची नहीं उनको अपन कांटेक्ट करते हैं। जैसे गैप एनालिसिस होता है कि समझो कि 55 के बाद इंश्योरेंस नहीं रहता है, फिर एज वाइज प्रोस्पेक्टिंग होता है। तो अलग 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 सिस्टम्स रहते हैं जिसमें वो कर रहे हैं। और मेरा जो कंसेप्ट क्या है कि भाई FD ऑन EMI कंसेप्ट है कि आपकी फिक्स डिपॉजिट है। अभी समझो कि आपको भाई 50 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट चाहिए, तो आपको EMI में स्टार्ट करना है। इंश्योरेंस का अपने को बात ही नहीं करना है कि भाई कैसा इंश्योरेंस भेजना है, ये सब कि भाई इंश्योरेंस है वो है, आपको तो फिक्स डिपॉजिट की बात करनी है। तो ये बिजनेस में है ना, मैंने कुछ माइंडसेट रखे थे कि भाई क्या माइंडसेट, भाई डेली एक तो काम करने का है, अपने को रोज लोगों को मिलना ही है कैसे भी करके। अच्छा, दूसरा क्या कि एवरीडे कुछ ना कुछ लर्न करना है, वो एक माइंडसेट बना है। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट रखना है। अभी आपको मैं बताऊं प्रोस्पेक्टिंग के लिए कि जैसे समझो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अतुल जी को बोल रहा हूँ कि भाई अतुल जी मुझे मिलने के लिए जरा आइए ना, और वो मेरे से थोड़े लंबे है, 500 मीटर्स लंबे है, वो फर्स्ट क्लास 2 पैर से चल के आके मुझे मिलते हैं। उनको अच्छा लगा, चलो भाई वो भी मिलके, भाई वापस में भी बुलाता हूँ, वापस भी आते हैं, वो हैप्पी होते हैं, उनको कुछ नहीं है। अभी मैं बोलता हूँ अतुल जी को, अतुल जी आप है ना एक ही पैर से चल के आइए और मुझे मिलने के आइए, थोड़ी स्पीड में आइए। अभी अतुल जी फर्स्ट टाइम आते हैं, बराबर, फिर सेकंड टाइम आते हैं तो हाफ जाते हैं, फिर बाद में थर्ड टाइम बोलूंगा ना तो यार नहीं मेरे से नहीं होएगा, है ना। वो बोलेगा यार, तो मैं अतुल जी को पूछूंगा भाई सेकंड टाइम जब एक पैर से मुझे मिलने के लिए आना आप चाहते थे, तभी आपको क्या क्या तकलीफ हुई? तो बोलता है मुझे श्वास फूलने लगी, मुझे बहुत थक लगा, चक्कर आने लगा। तो मैं उनको बोलूंगा अतुल जी को, फिर भी आप शैलेश जोशी को मिलना चाहोगे क्या? बोलता है नहीं यार, मुझे तो अभी इरिटेशन है उनसे,
मिलना नहीं है। क्यों क्यों इरिटेशन हुआ? तो एग्जैक्टली वैसा ही है कि प्रोस्पेक्टिंग एंड सेलिंग, आप एक स्टेप उठाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, तो आपका जो है ना, कभी भी सेलिंग करके आपका प्रोस्पेक्टिंग कभी खत्म नहीं होएगा। तो प्रोस्पेक्टिंग समझो आज मैं करता हूँ तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, थोड़ा समझो 1 साल में आता है, 2 साल में आता है, 3 महीने में आता है, ऐसा रिजल्ट आता है। तो आपको ऐसा ही करना है फिर, प्रोस्पेक्टिंग सेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग सेलिंग। अच्छा, अभी इस चीज करने में अपने को अपनी वैल्यू को भी तो बढ़ाना पड़ेगा साथ में। अगर लोहा को मैं किलो जो देखूंगा ना, तो लोहा किलो के भाव में ही बिकेगा, राइट। लेकिन अगर उसकी सुई बनती है ना, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो अपने को क्या करना है, अपने को भी अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। और सेकंड थिंग क्या, कि जैसे मैंने एक देखा कि भाई एक ओल्ड फिशरमैन था और एक यंग फिशरमैन था, दोनों मिस लेक के पास बैठे थे और फिशिंग कर रहे थे। तो जूना था ना, उसके पास बहुत फीस आ रही थी, और जो यंग था उसके पास नहीं आ रही थी। तो हमने जाके पूछा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है यार, यंग लड़के को पूछा। अरे बोलते हैं अंकल मैंने तो 180 रुपये का एप्पल ला के, और फर्स्ट क्लास एप्पल है ना, उसके पीसीस करके जो फीस का जो पकड़ने का जो कांटा रहता है उसके नीचे मैंने तो एप्पल लगाया है, तो भी मेरे पास फीस नहीं आ रही है। फिर मैं ओल्ड फिशरमैन के पास गया, उसको पूछा भाई आपने क्या किया? तो बोलता है कि मैंने क्या किया कि अर्थवॉर्म रहता है ना जो फिश का फूड, वो मैंने नीचे लगाया है। तो अभी देखो कि कस्टमर को क्या चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर को जो चाहिए वो अगर मैं देता हूँ, तो नॉर्मली मेरी सेल बहुत अच्छी होएगी। तो अभी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सब देखे, सब लोग काफी एक्सपीरियंस है, सीनियर भी है, तो सबको आइडिया ही है कि भाई रिन्यूअल कमीशन से एक अपने को पेंशन की तरह मैं देखता हूँ, और न्यू बिजनेस है ना एक सैलरी की तरह देखता हूँ। अगर समझो कि न्यू बिजनेस नहीं होता है, तो यार अपने को पूरा मंथ में तो कुछ सैलरी मिला ही नहीं है, राइट। तो अपने को इस चीज को देखना है कि वर्क फॉर सैलरी ना, अपने को पगार के लिए ही काम करना है। तो बोलते न्यू बिजनेस जनरेट होना ही चाहिए, है ना। क्यों काम करना है? क्योंकि अपने को पेंशन को एंजॉय करना है फ्यूचर में। तो एलआईसी की बिजनेस जब भी मैंने स्टार्ट किया ना, तो तभी मैं क्या करता था, और इसकी ताकत क्या थी वो मैं बताता हूँ। तभी मैं क्या करता था, एक बुक था मेरे पास, समझो लेकर मैं डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता था। वो बुक क्या था कि बेनिफिट ऑफ सेविंग करके एक बुक था, जैसे राजेश टैगोर सर की बुक थी कि भाई बचत के बेनिफिट्स क्या। अभी ये शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर समझो मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही पकड़ के रखूंगा ना, तो वो मेरे पास जो क्वांटिटी है ना वो खत्म हो जाएगी, तो मुझे नए के पास जाना है। तो नए के पास जाने के लिए मैं क्या करता था ना, वो मैं बताता हूँ कि जो बुक था बचत बेनिफिट करके बुक था, तो ये बुक में जाके डायरेक्ट बोल रहा था दुकान में जाके, भाई अरे ऑनर कौन है? तो बोल रहे थे भाई हाँ, बोले क्या है? तो बोले कि जो एक मेरे पास बुक है उसको दिखाने में आपको 7 से 8 मिनट लगेगी, और एक बुक आपको दौलतमंद बना सकती है, तो आपको बताओ क्या 7 to 8 मिनट्स लगेगी? तो वो बंदा बोल रहा था हाँ बताओ। तो मैंने बोला कि भाई ये जो सेविंग करने के हैं ना 8 कारण होते हैं, तो मैं 8 कारण आपको 8 मिनट में बता दूंगा। तो आर्थिक रूप से दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। एक अति गरीब लोग रहते हैं, तो जिनकी कमाई और खर्च लगभग इक्वली रहता है। दूसरे जो जैसे कमाई कम रहती है और खर्च ज्यादा रहता है, जो अति गरीब लोग रहते हैं। एक गरीब लोग रहते हैं जिसका कमाई और खर्च एकदम सरीखा ही रहता है, उसमें बचाने का कुछ हो रहता नहीं है। एक मध्यम वर्ग रहता है कि जिस परिवार में कमाई और खर्च, थोड़ा कमाई ज्यादा रहता है तो उन लोग बचत कर सकते हैं। और एक दौलतमंद लोग रहते हैं कि जिसके परिवार में कमाई बहुत ज्यादा रहते हैं और खर्च कम रहते हैं, तो उन लोग सेविंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो सर आप इनमें से कौन सा बनना चाहते हैं? तो दौलतमंद लोगों से सबसे खास गुण ये है कि वो लगातार बचत करते हैं एक्चुअली। तो आपको दौलतमंद बनना है तो नेचुरली वो क्लाइंट ऐसा ही बोलता है मुझे दौलतमंद बनना है। ये मेरा शेयरिंग करने का रीजन एक है कि भाई मैं किस वे से डायरेक्ट प्लान के ऊपर ला रहा हूँ एक्चुअली सेलिंग के लिए। तो मेरा रीजन ये बताने का ये है कि मैं कस्टमर से कैसे बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई गरीबी का कारण क्या है, कि गरीबी का कारण कमाई का जरिया एक है और खर्च बहुत ज्यादा है। जैसे भाड़ा है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, क्रेडिट कार्ड है, राशन है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, ट्रैवल, बहुत सारे एक्सपेंस है, और कमाई अपनी एक ही है। तो मैं तीसरी चीज बोलता हूँ उसको कि अगर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कमाई की संख्या बढ़ाई जाए और खर्च घटाई जाए तो अपना कुछ सेविंग हो सकता है। तो जैसे कौन से के, जैसे बोलते हैं कि भाई टीवी है, वॉशिंग मशीन, क्रेडिट कार्ड, फ्रिज, ट्यूशंस, केबल टीवी, होटल, नेटफ्लिक्स,
है ना, बाहर भोजन करना, पेंटिंग्स, अन्य खर्चे, वो अगर मैं रिड्यूस कर देता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली समझो खर्चा कम, एक तो खर्चा कम करने का रहता है, दूसरा क्या है कि भाई भाड़े की इनकम मैंने बढ़ा दी, कुछ ट्यूशन कर दिया, कुछ कमीशन की इनकम बढ़ाई, तो मेरी इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। तो दूसरा क्या है कि एक एसेट्स और लायबिलिटी, तो और एसेट्स और लायबिलिटी के जो पैटर्न है ना उसको मैं समझाता हूँ कि एसेट्स वह है जिसको खरीदने के बाद अपनी कमाई लगातार बढ़ती है, और लायबिलिटी वह है कि जिसको खरीदने के बाद अपने खर्च लगातार बढ़ते हैं। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे ना तो आपके एसेट्स आपको खिलाएगी और आपकी लायबिलिटी आपको खा जाएगी, राइट। तो एसेट्स और लायबिलिटी का जो, तो गरीब और मिडिल क्लास इसमें एसेट्स और लायबिलिटी में क्या करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग अनजाने में लायबिलिटी खरीद देते हैं। उनको क्या लगता है कि हम एसेट्स खरीद देते हैं, तो गरीब लोग लायबिलिटी ज्यादा खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनके खर्च और बढ़ जाते हैं और वह फिर से लायबिलिटी खरीदने लगते हैं, क्योंकि बार बार वो लायबिलिटी खरीदते हैं जिसके कारण उनके खर्च और बढ़ जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नतीजा क्या होता है कि जीवन में बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं, इंक्रीमेंट होते हैं, बहुत इनकम होती है, उसके बावजूद भी वो गरीब ही रहते हैं क्योंकि उनके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। सेम वे अगर दौलतमंद लोग क्या करते हैं, उन लोग एसेट्स खरीदते हैं और लायबिलिटी नहीं खरीदते हैं, तो एसेट्स में निवेश करने की वजह से उनकी कमाई और बढ़ जाती है और इनसे पैसे उससे एसेट्स खरीदते हैं जिनकी और कमाई बढ़ जाती है, और वो लगातार ये प्रक्रिया करती है तो उनकी एसेट्स बढ़ जाती है। अभी एसेट्स और लायबिलिटी ये दोनों में जैसे ही खर्चे भी दो प्रकार के हैं कि एक एक्टिव खर्चा है और एक पैसिव खर्चा है। जिन खर्चों को आप जब चाहो तभी बंद कर सकते हो वो आपके एक्टिव खर्चे, जब जैसे मुझे ट्रैवल नहीं करना है, बरोबर है, कुछ मिस गाड़ी नहीं लेनी है, तो वो एक्टिव खर्चे हो, मैं चाहूँ तभी बंद कर सकता हूँ। वैसे एक ऐसे खर्चे होते हैं पैसिव खर्चे, जो खर्चों को मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, जैसे खाना पीना है, बिजली है, बच्चों की पढ़ाई है, भाड़ा है ना, ये सब खर्चे ऐसे रहते हैं जो जिसको हम बंद नहीं करते, उसको पैसिव खर्चे बोलते हैं। उसी तरह अपनी कमाई भी दो प्रकार की रहती है, एक एक्टिव कमाई रहती है और एक पैसिव कमाई रहती है। तो आप अगर मेहनत करते हैं और नौकरी में जाते हैं या तो दुकान पे बैठते हैं तो वो आपकी एक्टिव हो गई, कहाँ, क्योंकि आपको वहां पे मेहनत करनी है, राइट। वैसे ही पैसिव इनकम है कि जो आप काम न करके भी आपकी कमाई लगातार आती रहती है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं, राइट। तो आपकी मेहनत की कमाई जो है पैसिव है और आपके पैसों की मेहनत की कमाई वो आपकी पैसिव इनकम है। तो पैसिव कमाई को लाभक कहते हैं, कंटिन्यूशंस। और दौलतमंद बनने के लिए खर्च से ज्यादा लाभक को बढ़ाना चाहिए, इसलिए अपने को एक लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा करके मैं जीवन उमंग जो प्लान है उसको सजेस्ट करता हूँ। ये मेरा जो था ना, ये स्टार्टिंग का था कि जब ये समझो कि इनिशियली 2000, 2005, 2006 ऐसे उस टाइप में मैं ये तरीका वो यूज़ कर रहा था। लेकिन अभी जो सिस्टम्स है ना वो चेंज हो गया। अभी काफ़ी लोगों को, काफ़ी क्लाइंट को समझो कि जैसे यूट्यूब पे अपन कुछ भी सर्च करेंगे तो मिल जाता है, राइट। तो उन लोग तुरंत ही सर्च कर ले, तो अपने को इतना ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहती है। तो और नॉर्मली क्या होता है कि अभी एक जो कंसेप्ट आ गया है वो साइको सेल्स के ऊपर आ गया कि सब लोग के दिमाग में कुछ भी मेमोरी है तो जैसे अपन सामने जाते हैं तो उनके दिमाग में आ ही जाता है भाई ये बंदा इस चीज के लिए आया है। तो उसको एक तीन टाइप के जो ब्रेन रहते हैं वो एक अलग पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन अभी जो मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं किसी को कॉल भी करता हूँ, पहले मैं डायरेक्ट अप्रोच करता था, अभी मैं कॉल करता हूँ। तो मैं ऐसे बताता हूँ कि भाई हेलो सर, आई हैव कंप्लीटेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट। आई नीड सर 30 सेकंड टू टॉक यू अबाउट इट, कैन आई कंटिन्यू प्लीज। तो अगर मैं 30 सेकंड बोलता हूँ ना तो उन लोग तुरंत ही हाँ बोलते, भाई 30 सेकंड का ही है ना, तो बोल देते सर व्हाई डज बिल्डर क्रिएट अ ब्लूप्रिंट बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। तो भाई अगर बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले वो ब्लूप्रिंट क्यों करना चाहता है, तो फिर उसका उनका जवाब आता है कि भाई हाँ भाई बिल्डिंग अच्छी बने, ये बने, ये सर। सर व्हाट विल हैपन इफ डज द कंस्ट्रक्शंस विदाउट क्रिएटिंग द ब्लूप्रिंट। अगर समझो कि वो ब्लूप्रिंट नहीं बने और बिल्डिंग बने तो कैसी बनेगी। तो वो बोलते हैं मुश्किल है बहुत बननी, मीन्स पॉसिबल ही नहीं है। तो सर यू हैव क्रिएटेड योर फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट, तो सर आपने ऐसे कुछ ब्लूप्रिंट क्रिएट की हुई है आपकी फैमिली के लिए। तो वो बोलेगा नो बोलेगा, और वो ऐसा बोलेगा भाई हाँ क्या है ब्लूप्रिंट, वैसा बताएगा। तो फिर मैं बोलता हूँ कि सर आई नीड 45 मिनट टू एक्सप्लेन यू about the family and financial future blueprint and
Also, I will help you to create your family and financial future blueprint. Can I meet you tomorrow morning 11 or evening 5 o'clock? फिर वो मुझे अपॉइंटमेंट देता है। तो जैसे समझो कि पहली मीटिंग होती है, तो अपना एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है कि पूरा पहली मीटिंग कैसा है। तो फर्स्ट मीटिंग जैसे रहता है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर, एज डिस्कस ऑन द टेलीफोन, वी हैव दिस 45 minutes meeting to explain to you about the family and financial blueprint and to prepare the family and financial blueprint for you. तो दूसरा तुरंत ही मैं क्या करता हूँ कि भाई जैसे क्लाइंट को बोलता हूँ कि भाई आप साइलेंट पे मोबाइल रख दीजिए। तो सर, सिंस वी आर डीलिंग विथ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर लाइफ एंड योर टाइम इज वेरी प्रीशियस, सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस मीटिंग इन 45 minutes, आई एम पुटिंग माई फोन ऑन साइलेंट, कैन आई आस्क यू टू डू द सेम प्लीज। तो फिर उनको एक पेपर और पेन देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ एंड फैमिली, कैन यू हेल्प मी नोट डाउन द फ्यू पॉइंट प्लीज। तो अगर मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूँ तो अगर वो खुद अगर नोट डाउन करते हैं तो उनका जो क्लाइंट है उनका भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो ऐसे थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर चिल्ड्रंस, what are the situations and the circumstances in which your income may stop, are you happy with your current lifestyle, what would you make to extremely excited about your lifestyle if a certain things will happen। तो ये जो क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस में उनको थोड़ा आंसर देने में टाइम लगता है, जैसे में इन्वॉल्व होते हैं उन लोग। फिर दूसरे दो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे उसको बोलते हैं फीलिंग क्वेश्चन, जैसे कि भाई डिड यू एवर राइट डाउन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ये इस टाइप का कभी आपने पहले लिखा था क्या। सर, हाउ डू यू फील, सर अभी आपको ये फीलिंग कैसा होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने के लिए। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो क्या लिखेंगे कि जैसे भाई चिल्ड्रंस एजुकेशन है, चिल्ड्रंस मैरिज है, ये है वो है, तो वो सब फ्यूचर में समझो पेंशन का प्रोविजन है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैं बोलूँगा भाई आपको ऐसा लाइफ में क्या मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तो वो बोलेगा कि बहुत बड़ा 5000 स्क्वायर फीट का फ्लैट रहेगा, ये कार रहेगी, वो रहेगी, ऐसा वो बताएंगे। फिर ये सारी चीजें अपन एक पेपर पे लिखवाते थे, फिर उनके हाथ से ही मैं करवाता हूँ कि भाई अगर ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको अगर समझो कि अब भी नहीं करेंगे ना तो फ्यूचर में अपनी लाइफस्टाइल डाउन आ जाएगी। तो ऐसा बोलेंगे, हाँ भाई मेरा खुद का अगर मैं इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो फैमिली की पूरी लाइफस्टाइल डाउन आ जाएगी, अगर मैं बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं करूँगा तो मेरी लाइफस्टाइल डाउन आ जाएगी। फिर उन्होंने जो बताया था कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, फिर मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, अच्छा इसमें कुछ होएगा, लाइफस्टाइल डाउन आएगा, बोलता है नहीं आएगा। तो फिर हम जो है ना वो डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाते हैं कि सेलिंग के ऊपर, कि क्लोजिंग के ऊपर आ जाते हैं। फिर इसके लिए अपने को ये चाहिए। ये मेरा तरीका था कि मैं कैसे काम करता हूँ, क्योंकि अतुल जी ने बताया था भी आप किस वे से अप्रोच करते हो और कैसे मिसो कर सकते हो, तो ये मैंने बताया आपको। तो इस चीज के लिए अगर समझो कि LIC तो स्ट्रांग है, लेकिन अपने को खुद को भी अपना एक ब्रांड जैसे क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं IEV। आई बोलते इंक्रीज, आई बोलते इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। अभी इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अभी मैं कैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता हूँ। तो जो कस्टमर है ना उसको पहले तो क्लाइंट में कन्वर्ट करना है 1 साल में, फिर उसको दूसरे 3 साल में एडवोकेट में कन्वर्ट करता है, और तीसरे चौथे साल में उसको अपना फैन बनाने का है। तो एडवोकेट करने में अपने को 3 साल लगेंगे। तो जैसे वो कस्टमर एडवोकेट में कन्वर्ट होएगा ना तो कस्टमर खुद मेरे लिए डिस्कस करेगा, अरे यार शैलेश जैसे ऐसे एजेंट है, इन्होंने ऐसा किया, मेरा इस टाइप का किया, मेरे बारे में बोलेगा। अगर वो फैन में अगर कस्टमर फैन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो खुद क्लाइंट को कन्विंस करता है मेरी जगह पे, और इसको 5 साल लगते हैं। तो ये हर चीज को बनाने में टाइम तो लगता है। फिर अपना मिस जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाना है, तो कैसे, जैसे इंडोर एक्टिविटी, जैसे मेरे स्टाफ है 9 जन का स्टाफ है, तो टेलीफोन करते हैं, मेल करते हैं, SMS करते हैं, सोशल एक्टिविटी करता हूँ, स्टॉल एक्टिविटी करता हूँ, क्लाइंट मीट करते हैं। तो ये सब जो है अपना मार्केट शेयर एक्सटेंड करते हैं। और एक बिल्ड कॉर्पोरेट वैल्यू, तो उसमें अपनी ब्रांड बनाना है, वैल्यू एंड सर्विस बनाना है। अभी ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ब्रांड कैसे इंपॉर्टेंट है कि आज समझो कि कस्टमर का जो है ना दिमाग वो गन्ने के खेत की तरह है, शुगर केन का एकदम जो एग्रीकल्चर रहता है ऐसा है।
अभी उसमें गन्ने की खेत की तरह मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर जो है ना उसे बहुत सारे मिस प्रोडक्ट है, मिस बहुत सारी इतनी सारी कंपनियां हैं, ये है, तो उसके दिमाग में हर चीज भरा हुआ है। लेकिन अपना अगर मेरी ब्रांड है, अगर वो कस्टमर के जैसे गन्ने का खेत है उसमें एक सांड आके चला जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा रास्ता बना के वो अपना बैठ गया अंदर। तो उस तरह से अपने को अपना ब्रांड ऐसा बनाना है कि भाई उसको हम खुद ही देखें, इसलिए बार बार हैमरिंग 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 रहेगा तो अपनी ब्रांड बनेगी दोस्तों। तो ये मेरा तरीका है ब्रांड वैल्यू बनाने का। दूसरा क्या है कि जैसे समझो कि एक अपने को काम कैसा करना है, LIC एजेंट की तरह नहीं करना है, एक सफल स्वाभिमानी एकदम अपन बिजनेसमैन है उस तरह से करना है, कॉम्बिनेशंस बेचना है। अच्छा, हमेशा समझो कि सम एश्योर की जगह पे हम एक प्रीमियम को, मीन समझो सम एश्योर की जगह पे मैं प्रीमियम की बात करता हूँ, 1 करोड़ प्रीमियम, 2 करोड़ प्रीमियम, ऐसा। दूसरा क्या है कि जैसे इसमें क्लेम सेटलिंग, अभी मैंने समझो कि एक क्लेम सेटल किया, एक लोग 42 ईयर्स का ही पर्सन था, एक्सपायर हो गए थे। आप बिलीव करोगे, मैंने क्लेम सबमिट किया और उसके तीसरे दिन उसके अकाउंट में पैसे आ गए, 3rd डे में। क्लाइंट जबरदस्त हो, क्योंकि फिर बाद में मेरा वही टारगेट था कि भाई अभी समझो वो है तो अपने को वही देखना है कि भाई अभी समझो क्लेम के पीछे ही मैं था कंप्लीट, ऐसा तो वो काम हो गया। तो बहुत जगह पे है ना, फोकस बहुत चीज काम करती है कि जैसे बफर्स डे रहता है, फोकस डे रहता है और फ्री डे रहता है, ये 3 डे निकालना है अपनी लाइफ में। उसी तरह काम के ऊपर भी ऐसे ही ध्यान रखना है। अभी अपने पास सब कुछ है, आप सब इतने सालों से तो सब लोग इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, लेकिन इसका यूज कहाँ करें ऐसा नॉर्मली। तो मैं नॉर्मली बताता हूँ कि भाई अपने को 4 चीज लगती है। एक तो मोटिवेशन लगता है, बिलीफ लगता है, रिसोर्सेस लगता है और स्ट्रेटेजी लगती है। तो मोटिवेशन और बिलीफ तो है ही अपने को बिजनेस, इसलिए अपन आज इस स्टेज पे है। लेकिन अभी अपने को जो रिसोर्सेस जो और स्ट्रेटेजी जो बनानी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बार बार बताता हूँ, जो अपना कोर लेवल है कि जिसके पास मैं जाता हूँ वो इमीडिएट अपने को बिजनेस दे देता है, वो कोर लेवल हो गया। एक इनर लेवल हो गया, उसके बाद का लेवल जो मुझे समझाना पड़ता है। एक प्रीमियम लेवल हो गया कि भाई वो आउट सर्कल हो गया, कि जैसे मेडिकल स्टोर्स है, किराना दुकान है और कोई दूध वाला है, वो सब जो है कि आउट सर्कल है कि मैं उसके फेस देखा है, उसने मेरा फेस देखा है। एक पॉपुलेशन मास है कि जो मैं जिस गली से गुजर रहा हूँ लोग सारे देख रहे हैं लेकिन मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ। तो ये जो लेवल, एक एक लेवल है ना, उसको अपने को एक एक लेवल अंदर लाना है। जैसे कोर लेवल तो है ही, उसको भी टच नहीं करना है। जैसे इनर लेवल है तो उसको मैं कोर लेवल बना रहा हूँ, प्रीमियम लेवल है उसको मैं इनर लेवल बना रहा हूँ, वही सर्विसिंग ब्रांड्स को क्रिएट करके। पॉपुलेशन मास है उसको मैं प्रीमियम लेवल बना रहा हूँ। ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको ज्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन 1 लाइन में बता रहा हूँ कि भाई वो चीज को अपने को कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि मैं खाली वो करूंगा ना तो नहीं होएगा। तो सक्सेस ट्रायंगल कैसा है कि एक तो अपना नॉलेज, सेल्स नॉलेज होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए और एक क्वालिटी प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए। तो लाइफ में गोल रहेगा ना तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गोल जो अपने को भगाता है, जगाता है। अगर आज मुझे समझो कि गोल रखा है भाई मुझे वैष्णो देवी जाना है, चल के ऊपर चलना है, राइट। तो मेरा गोल क्या है कि भाई दर्शन करना, तो मुझे थक नहीं लगेगा तो भी चलो भाई मेरा तो गोल है दर्शन करने का। लेकिन ऐसे ही मेरा गोल नहीं और कोई बोलेगा ये पहाड़ चढ़ना है तो अपन नहीं चढ़ पाएंगे। अभी गोल भी सेटिंग हो गया लेकिन प्रोस्पेक्टिंग भी जरूरी है। तो प्रोस्पेक्टिंग का क्या है कि जैसे मिस एक मेथड है कि जैसे कोल्ड कैनवासिंग है, फिर मेलिंग, टेलीफोन लिस्ट है, लीड्स जनरेट करना है, एडवर्टाइजमेंट है, सेमिनार है, प्रोफेशनल रेफरेंस है, एंडोर्समेंट है, क्लाइंट रेफरेंस है और क्लाइंट प्रेस्टीज रेफरेंस है, जो बेस्ट में बेस्ट क्लाइंट है। आज समझो अपने पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो अपने को काम करना है, बिजनेस करना है, तो हम कैसे वैसे करेंगे कि मेरे पास मैं जो लिस्ट बनाई उसमें मैक्सिमम जिसका प्रीमियम है कि भाई कितना प्रीमियम है मैक्सिमम, तो किसने 8 करोड़ दिया है, अभी उनसे कैसे भी करके रेफरेंस लेना चाहूंगा। तो रेफरेंस किस वे से लूंगा कि जैसे मैंने वो जो सेकंड सिस्टम बताई थी उसमें लास्ट क्वेश्चन वो भी रहता है कि अगर सर समझो कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बन जाए बनाओ, तो आप ऐसे 5 कैसे व्यक्ति है कि उनको कांटेक्ट कर सको आप, तो तुरंत आ जाए आपके घर पे, तो तुरंत नाम बोलते हैं ये है, ये आ जाएगा ऐसा। तो 5 का नंबर मुझे मिल सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही मैं उस तरह से उनको भी समझाऊंगा, तो वो मुझे 5 नंबर दे देते हैं। तो इस वजह से तो अपना स्टार्ट होता है। तो अभी रेफरल में भी एक पर्सनल रेफरल रहता है, सोशल रेफरल रहता है और ऑक्यूपेशनल रेफरल रहता है। अभी पर्सनल रेफरल में कैसा होता है कि भाई फैमिली होता है, रिलेटिव होता है, फ्रेंड्स होता है। सोशल में कैसा होता है कि नेबर्स एंड सोशल कॉन्टेक्ट होता है। ऑक्यूपेशनल में कैसा रेफरेंस होता है कि भाई की बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस कॉन्टेक्ट वैसा रहता है। तो इस वजह से मैं मेरा काम करने का
जो सिस्टम्स रहता है, फिर बाद में वो सारे जो प्रोस्पेक्ट है उसको अपन एक ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर सारे नाम ले लेते हैं, फिर उसका रिकॉर्ड और डेटा ले लेते हैं, फिर कॉल स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर वो रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अभी रिजल्ट में भी मैंने बताया उस सिस्टम से मैं जाता हूँ हर एक को कॉल करके, तो इस वजह से अपना काम रहता है। अभी मैंने क्वालिफाई भी प्रोस्पेक्ट कर दिया, राइट। अभी वो इंश्योरेंस लेगा तो क्यों लेगा, तो सच्ची में उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। अच्छा, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो प्रीमियम पे करने की जो मैं बोलूंगा वो, क्या वो क्वालिफाई है, क्या हेल्थ वाइज वो क्वालिफाई है, क्या समझो कि उसको जो सर्कमस्टेंसेस है वो अप्रोचेबल है। तो ये चीज को बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 सिचुएशंस रहती है, जैसे फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज रिसिप्टिवनेस, ये 3 चीज प्रोस्पेक्ट में रहती है। अभी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट बोले तो कि कैसे, कि समझो कि जैसे उसका कोई प्रमोशंस हो गया, उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, कुछ इनहेरिटेंस से पैसा आ गया, कुछ प्रॉबिट और विल में आ गया, कुछ लॉ। अभी समझो कि एक क्लाइंट ऐसा था, अभी वो कुछ लॉ शूट हुआ था, उसमें वो जीत गया था, है ना। फिर समझो कभी कभी क्या होता है कि पॉलिसी मैच्योर होती है। अच्छा, कभी कोई सक्सेसफुल स्पेकुलेशन, अभी स्टॉक मार्केट चल रहा है तो स्पेकुलेशन में भी लोगों को बहुत पैसा आ रहा है ना। तो ये फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट तो मीन्स कहाँ से पैसा आ रहा है क्लाइंट को। और मैंने तो जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो बना दी बहुत सारी, और मेरे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है, उसमें मुझे क्वालिफाई करना है प्रोस्पेक्ट में। तो ये प्रोस्पेक्ट में से किस किस की सैलरी बढ़ रही, किस किस का कुछ फ्लैट हो रहा है, किस किस ने बिजनेस एक्सपेंशन किया है ना। तो ये चीज मैं देखता हूँ फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। दूसरा क्या होता है कि भाई इंक्रीज रिसिप्टिवनेस बोले तो आइडिया, भाई किसी फ्रेंड का और डेथ, अभी समझो कि जिसका डेथ हुआ उनके फ्रेंड का अभी मैंने इंश्योरेंस लिया, क्योंकि उनको तभी इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस पता चल गया, राइट। फिर कभी कोई न्यू रेसिडेंस चेंज करता है, बरोबर है। कोई समझो कि जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है। अच्छा, कुछ एज में चेंजेस ऐसा आता है कि भाई 50 क्रॉस करता है, 51 में आ जाता है, या तो 49 to 50 में जाता है, जैसे एज चेंजेस होता है, फिर उसको जीवन आनंद नहीं मिल रही है, तो इस वजह से कर रहा हूँ। जैसे समझो कि स्टॉक मार्केट में बहुत लोग कमाते हैं लेकिन बहुत लोग लॉस भी करते हैं, तो उस चीज में एक नया आइडिया अपने को मिल जाता है, भाई ये जो तेरा कमाया हुआ पैसा है, राइट, अभी अपने बिजनेस में क्या है, तूने स्टॉक मार्केट में लगाया, उसमें अगर लॉस हो जाता है, राइट, और प्रॉफिट भी, दोनों चीज होता है, तो तेरा अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का 10% मुझे दे दे, ताकि कभी लेस हो, लॉस हो ना, तो तू एकदम तेरा समझो कि बैकबोन स्ट्रॉन्ग रहे वो 10% से। तो इस वजह से मैं नए नए आइडिया से करता हूँ। तीसरा एक रहता है कि भाई इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कौन से प्रोस्पेक्ट है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, जैसे मैरिज हो गया, अभी न्यू चाइल्ड, अभी एक मेरे क्लाइंट है, उनको अभी जस्ट न्यू चाइल्ड हुआ कौन, तो अभी उनके लिए मुझे वो मिल गया एक सेल करने का। अच्छा, कोई लोग अभी है ना नया ही निकला कि चाइल्ड को अडॉप्ट भी करते हैं बहुत सारी फैमिली, अपने को पता होना चाहिए किसने अडॉप्ट किया, किसी का एंगेजमेंट हुआ है, कोई जॉब चेंज कर रहा है ना। तो ये जिसकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, कोई लोन ले लेता है, राइट। अभी किसी का हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो अपने को उसको समझाना है भाई ये एक चाइल्ड के लिए और उसकी फैमिली की और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई की पर्सन से। तो ये 3 चीज होती है कि जिसमें अपन वो समझो कि प्रोस्पेक्ट, जो क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे समझो कि नॉर्मल करियर है मेरा, कि जैसे समझो कि जेड क्लास और एमडीआर टीचर कर रहा हूँ, और समझो कि बहुत कम काम कर रहा हूँ, तो मेरा कैसा रहेगा, कॉल कॉलिंग रहेगा, डायरेक्ट में कांटेक्ट कर लूंगा, अच्छा फेस टू फेस बात कर लूंगा, डायरेक्ट मेल कर दूंगा, ये चीज रहूंगा। मैं एमडीआर बनूंगा ना, तो क्या करूंगा कि जो मैंने कॉल किया है ना उसमें छन्नी करूंगा, भाई हाँ चलो भाई इसका मेरे को यही कॉल को अटेंड करना है, सारे कॉल अटेंड नहीं करना है। पहले मैं क्या करता था, एकदम इनिशियली सब कॉल अटेंड करता था, सबको मिलता था, फिर पता चला बहुत सारा कॉल जमा करने के बाद पता चला यार ये कॉल में से इतने लोग ही वो कर पाएंगे, तभी मैं एमडीआरटी, तभी 24 ईयर्स तक एमडीआरटी रहा। फिर मैंने क्या किया कि वो जो एमडीआरटी बनता था भाई इससे आगे बढ़ना है तो हम क्या करें, तो फिर रेफरेंस लेना स्टार्ट किया, तो अपना सीओटी का वो आ गया रेफरेंस से। अभी टीओटी में क्या होगा कि पूरा टारगेट मार्केट हो, पूरा नेटवर्क हो, सब सर काजिन सर भी बोलते हैं भाई नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। अपना नेटवर्क इतना बड़ा हो, मैंने इतना नेटवर्क बड़ा कर दिया, तो टारगेट मार्केट बोले तो एडवोकेट, तो मैं सारे एडवोकेट को ही समझो मिल के बात करता हूँ, कभी इंटीरियर्स को ऐसे, तो मुझे टारगेट से काम करना पड़ता है। तो इस वजह से अपने को अलग अलग वे से प्रोस्पेक्टिंग करके, फिर उसको क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट करके,
फिर उसको बिजनेस को मैं आगे समझो उसमें से क्लोजिंग हो जाता है। तो पूरे प्रोस्पेक्ट में पूरे लिस्ट को बाइफरकेट करते हैं कि भाई अभी जस्ट मैरिज किसने किया, समझो न्यूबॉर्न बेबी किसको हुआ, किसने नया घर लिया, किसने जॉब चेंज किया, किसने बिजनेस लिया। तो इसमें है ना पूरा नाम एड्रेस सब आ जाएगा, उस वे से हम काम करते हैं। और दूसरा प्लान वाइज भी समझो कि 0 से 7 एज में कौन सा प्लान आ जाएगा, 8 to 12 में कौन सा प्लान आ जाएगा, तो उस प्लान में मेरे कौन से प्रोस्पेक्ट है, 56 to 60 में कौन से प्लान आएंगे, 51 to 55 में कौन से प्लान आएंगे, तो उसके लिए मेरे कौन से प्रोस्पेक्ट है। तो उस वजह से मैं समझो काम कर रहा हूँ। तो अपनी बॉडी में जैसे ब्लड स्टॉप हो जाता है ना, तो वहां पे कैंसर क्रिएट होता है। वैसे ही अगर अपने बिजनेस में समझो कि प्रोस्पेक्ट नहीं होंगे तो बिजनेस टोटली डाई हो जाएगा। इसलिए अपने को प्रोस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और कुछ हो तो समझो कि और आपने सुना एक तक, इसके लिए थैंक यू। और अनिल जी को भी थैंक यू बता रहा हूँ। और कोई क्वेश्चंस हो इस सुनील भाई, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया सेशन था। आपने अपने जो 40-42 साल की जर्नी 40-42 मिनट में बताने की कोशिश करी, और दिल से बोला जो बात। मतलब मैं कई बार अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग सच में इस गिवर्स हैं, और जो अपनी जिनमें बनावटीपन नहीं है, और जो वो करते हैं वो दिल से सबके सामने शेयर करते हैं। तो सेशन आज मैं 1 या 2 क्वेश्चन के लिए पूछ सकता हूँ, यदि किसी के पास कोई राजेश बड़े देखना कोई डिजिटल हैंड एक या 2 क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि टाइम हमें अलाउ परमिट नहीं कर पाएगा। तो 2 क्वेश्चन हम ले सकते हैं। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार देखिएगा, नहीं तो फिर मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बात करूंगा। गोयल जी पूछिए। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, बहुत लर्निंग हुई। अब बात यह है कि जो बड़ी आपने बात की कि बड़ी प्रीमियम का जो अब चेंज हो गया है 5 लाख से ऊपर, उसको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे उनका वो करेंगे, क्योंकि टैक्स फ्री तो रहा नहीं। तो जैसे आपने बताया कि इतनी प्रीमियम लेते हैं, तो उसका थोड़ा सॉल्यूशन बताएं कुछ है तो। बहुत अच्छे क्वेश्चन से। और देखो अभी कोई भी चेंज आता है ना, तो उसको डाइजेस्ट होने में समझो कि थोड़ा टाइम लगता है पब्लिक को एक्चुअली। तो क्या है, हर चीज तो टैक्सेबल है। समझिए ऐसा नहीं है कि भाई अपना LIC टैक्सेबल हो गया तो कुछ FD ये हो गया तो वो टैक्सेबल नहीं है, ऐसा तो है नहीं, हर चीज टैक्सेबल है। लेकिन हमें अभी अपने को क्या एक्सप्लेन करना है और मैं किस वे से जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं खुद एकदम फ्रेंकली बताता हूँ, मैं पहले समझो कि जैसे रूल्स आया ना, तो 3 मंथ तक मेरा है ना 0 बिजनेस था। क्योंकि जिसके भी पास जाता था पहले बड़े लोग, तो जैसे मेरा पर मंथ 1 करोड़ का एक पॉलिसी था, मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा था। फिर वो मार्च से पहले हुआ नहीं, फिर बाद में अप्रैल में अप्रोच किया तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का था मेरा। फिर जैसे उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला भाई इसमें तो आपको बहुत बड़ा टैक्स आ जाएगा, मैच्योरिटी पे 40 करोड़ के आसपास टैक्स आ जाएगा। जैसे वो सुना ना 40 करोड़, तुरंत ही क्लाइंट ने मना कर दिया। और वो ऑब्वियसली है ना, वो कौन टैक्स भरेगा 40 करोड़ से ज्यादा। तो वो अभी वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है पब्लिक को। तो हमने क्या किया कि जो ओरिजिनली था, अभी मैंने ये सब क्यों चीज बताया कि भाई मैं बुक लेके जाता था, पहले भी मैं उसी तरह से बुक लेके जाता था। अभी 3 महीने तक नो बिजनेस, तो जो मैं रेगुलर जो कर रहा हूँ समझो रेगुलर मिल रहा हूँ और बिजनेस ना हो तो अपने को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया यार, ये जो भी एग्जिस्टिंग लोगों को मिलता हूँ वो सबको पता चल जाता है, अरे यार शैलेश भाई आए तो यही बात करेंगे ये करेंगे। तो आप बिलीव करोगे मैंने क्या किया, कहाँ पे भी गाड़ी खड़ी कर दी और यही बुक जो जुआला निकाला, और कोई भी अननोन में चला गया। तो अननोन के पास गया तो एक नया जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ, और आप सबको करना ही चाहिए। पहले तो एक दुकान में गया, उन्होंने बताया, जैसे मैंने बोला यार 7 मिनट लगेगी मुझे एक्सप्लेन करने में, और आपके पास टाइम हो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे पास टाइम। फिर मैं दूसरी दुकान, थैंक यू करके दूसरी दुकान में गया। दूसरी दुकान में गए, भाई आप ऑनर हो, तो बोलते हैं कि नहीं मैं ऑनर नहीं हूँ। कब आएंगे, बोलता है शाम को 6 बजे आएंगे, सुनने जैसा है। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब ठीक है, मैं निकल गया। फिर तीसरी दुकान में उसने रिस्पॉन्स दिया मुझे कि आंख में से पानी आ गया, उसको समझाया, अरे यार जोशी जी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं बच्चों के लिए जरूर करूंगा। तो मुझे वहां से उनके बच्चों का पॉलिसी मिला बरोबर। आप बिलीव करोगे, मैं उस दिन समझो कि 10 से 12 लोगों को मिला, उसमें से मुझे 3 पॉलिसी मिली। डायरेक्ट था, डायरेक्ट अप्रोच, नो कॉलिंग नथिंग। फिर वापस मैं एक के पास गया, जब भी ये सब लोग के पास रिटर्न हो रहा था, जिसने मुझे मना किया था ना कि मैं मिस ऑनर नहीं हूँ, उसने उसके आदमी को भेज के बुलाया। बोलता है अरे आओ आओ, तुम बुलाते हैं सर, बुलाते हैं। बोलते कौन सर, बोलता है अरे वो तो मालिक तो नहीं है। फिर मैं गया, बोलता है कि तुम कैसा सेल्समैन हो।
कपड़े देख के मुझे बोलते हो मालिक नहीं हो। मैंने बोला यार, अब मैंने पूछा आप मालिक हो क्या, तो आपने मना किया। तो मैंने बोला कि भाई हाँ भाई मालिक नहीं है तो शाम को आऊंगा। अरे आपको अभी मेरे से सीखना होगा, देखो कपड़े से मत जाने का, मालिक होता ही है वो, कैसा भी होता है वो धंधा करता है ना। बोलो बोलो अभी आपको क्या समझना है। तो बोला मेरा लड़का तो शेयर बाजार में है, ये है वो है करके लंबी बात हुई। फिर बाद में उससे लड़के की भी पॉलिसी ली। तो अभी अपने को क्या करना होगा, मैं खुद भी चेंज हो गया। पहले मैं बड़े प्रीमियम में ही जाता था, अभी जैसे मैंने एग्जिस्टिंग जो थे प्रोस्पेक्ट मुझे जानते थे, वो 22 प्रोस्पेक्ट मेरे पास में गया ना, तो उन्होंने क्या बोला, अरे यार पहले दिन बहुत अच्छा बोला सर, इतने सालों के बाद आए। दूसरे टाइम और अच्छा बोला। तीसरे टाइम क्या बोला, अरे शैलेश भाई आप तो पीछे पड़ गए हैं यार कंटिन्यू। मैं बोला मुझे इतना बड़ा प्रीमियम देता था वो भी कभी नहीं बोला पीछे पड़ गए, और आप मुझे बोल रहे पीछे पड़ गए। तभी फिर मैंने अप्रोच किया, यार अभी अननोन को ही मिलना है, जो नॉन को मिलना ही नहीं है। ऐसा करके मैंने अभी अननोन, तो अभी अपने को थोड़ा 2 साल लगेगा सर, विनोद सर, कि ये चीज को करने के लिए। तो भी अपने पास समझो कि वो चीज कर सकते हैं कि जैसे 1 लाख प्रीमियम किसी का है तो भाई चलो अपन 5 लाख उसका कंप्लीट करने की कोशिश करें। अभी मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा प्रीमियम मेरा भी नहीं बिक रहा है अभी फिलहाल, तो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। राजेश कोई और है क्या क्वेश्चन? चलो मेरे ख्याल से टाइम परमिट नहीं कर रहा। मैं अजय त्यागी जी, हमारे जो एफपीआरटी के कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत अच्छा दौड़ने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, 21 किलोमीटर कभी भी चल देते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। राजेश, अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी दौड़ लगा रहे हैं शायद। लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं? हाँ चलो आगे आगे आगे। थैंक यू वेरी मच, सॉरी। थैंक यू वेरी मच अतुल भाई। हाँ चलो आप एक बारी अपना कैमरा ऑन करिए। यस यस। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद कि शैलेश भाई जैसी व्यक्तित्व को धन्यवाद देने का मौका मेरे को मिल रहा है। और मैं रियली जो जिस तरह से शेयरिंग शैलेश भाई ने आज की है ना, मतलब आपने बोला, मैं भी इस बात को बोलकर दिल खोल के रख दिया। इनकी 42 ईयर्स की, मेरे को तो पहले तो मैं तो डाउट हो रहा था, आज तो आप थोड़ा सा फिर भी लग रहे हैं। जो फोटो पोस्टर में लगा है ना, मैं तो सोचता था मुश्किल से 35 ईयर्स का तो लड़का है। ठीक है ना, आपने 42 ईयर्स की आपकी एजेंसी हो गई। अभी 60 ईयर्स है, एज 60। अरे वाह, यू आर टू यंग शैलेश हमने भाई। इनका फोटो गूगल से लिया है। आप गूगल में फोटो चेंज करो सर। हाँ गूगल में चेंज कर देते हैं। शैलेश भाई आपने जो दिल खोल के आज शेयरिंग की है ना, हाँ जी। उससे डेफिनेटली एजेंट कम्युनिटी को बहुत फायदा होगा। और मेरी आपसे गुजारिश भी है कि जब भी हम आपको याद करें एफपीआरटी के मंच से कुछ चीज शेयरिंग करने के लिए, तो आप प्लीज टाइम निकालिएगा। जरूर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स का जो आए, उन्हें अर्ली मॉर्निंग में टाइम निकाला। इसका मतलब ये तो दर्शाता है कि आप लोग सीखना तो चाहते हैं कुछ ना कुछ। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को आप पॉपुलर कीजिए, लोगों को कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए कि यहाँ पर आए। और शैलेश भाई आपका फिर से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।